सुबह तारा जब विवेक के आगोश से खुद को छुड़ाकर बाहर निकली तो विवेक के प्रति उसके मन में जो भी कुछ था वो सब पिघल चुका था और वह एक नई सुबह की किरणों के साथ नए जीवन के सपने बुनने लगी। वह यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वह एक अनजाने से डर के कारण शादी के बाद भी पिछले 6 महीने से प्यार के इन सुनहरे लम्हों को नहीं जी पाई थी, क्योंकि सुहागरात के दिन ही उसने अपने पति विवेक को एक ऐसी शर्त में बांध दिया था कि उसकी परीक्षा लेती रही। इस अनोखी शर्त में बंधकर दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे का प्यार पाने के लिए तड़पते रहे। सुबह की बयार भी तारा के जेहन में उमड़ रही लहरों को जैसे नई गति प्रदान कर रही थी और तारा की नरसंगी खूबसूरती में आज अजब सी रौनक बढ़ आई थी, जो कि पिछले 6 महीनों में पहली बार ही दिखाई दी। इन सुखद अनुभूतियों के साथ तारा उन कड़वी यादों के अतीत में खो गई जिनके कारण वह इतने दिनों तक एक घुटन भरी जिंदगी जीने को बाध्य हो गई थी। 2 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी तारा मम्मी पापा की दुलारी होने के कारण बचपन से ही उसे जो भी भाता वह करती। अपनी मस्त भरी जिंदगी में कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रख लिया उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला। हंसते खेलते जब उसने स्नातक की डिग्री अच्छे नंबरों से पास कर ली तो एक दिन मम्मी ने पूछा, आगे क्या करने का इरादा है बेटी? कुछ नहीं, बस यूं ही मस्ती करूंगी। मस्ती की बच्ची, मैं तो सोच रही हूँ तेरी शादी कर दूं। नहीं मम्मी, अभी नहीं। क्यों? अभी से ही मुझे अपने से दूर करने पर तुली हो? रुआसी सी सूरत बनाकर वह मम्मी की गोद में समा गई। तो फिर कर लो कोई नौकरी, नहीं तो पापा तुम्हारी शादी कर देंगे। उसके बालों को सहलाते हुए मम्मी बोली। नौकरी? ओके मम्मी, डन। मैं आज से ही नौकरी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। इसके बाद तारा ने इंटरव्यू के लिए आवेदन किया और कुछ ही दिनों में उसके इंटरव्यू का बुलावा आ गया। वह पापा के साथ इंटरव्यू देने पहुंच गई। इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ कि उसे लखनऊ से दूर कानपुर में नौकरी की पेशकश की गई, तो उसने फौरन स्वीकार कर लिया कि चलो कम से कम 1-2 साल शादी के झंझट से मुक्ति मिलेगी। थोड़े ही दिनों में उसे नियुक्ति पत्र मिल गया और उसने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। अब शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें सोमवार से शनिवार तक नौकरी में निकल जाते, फिर आती एक दिन की छुट्टी। इसलिए शनिवार आते ही तारा सारा काम जल्दी जल्दी निपटाकर दोपहर को ट्रेन पकड़कर शाम को लखनऊ पहुंच जाती। फिर सोमवार की सुबह इंटरसिटी से कानपुर पहुंचकर सीधे ऑफिस। अब यही तारा का दिनचर्या बन चुकी थी। तारा अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती, पर व्यवस्था के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती थी। इस तरह उसके जीवन में एक अजीब सा एकाकीपन या यूं कहें कि एक खालीपन सा आ गया, जिसे वह चाह कर भी नहीं भर पा रही थी। दिखने में सुंदर व स्मार्ट होने के कारण ऑफिस में वह सबकी नजरों में चढ़ी रहती। एक दिन उसके वरिष्ठ सहयोगी रमेश जी ने उससे कहा, बेटी, ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में तरह तरह की गॉसिप करते हैं। अकेली लड़की के बारे में अक्सर ऐसी बातें होती ही रहती हैं। यदि तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें न करते। तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है। यदि हो सके तो जल्दी से शादी करके सबका मुंह बंद कर दो। रमेश जी की बात सुनकर वह दंग रह गई कि सामने मीठी मीठी बातें करने वाले उसके सहयोगी उसके बारे में कैसे गंदे ख्याल रखते हैं। पर वह यह नहीं चाहती थी कि अभी शादी के बंधन में बंधे, क्योंकि इसी से बचने के लिए तो उसने नौकरी की। पर आखिर होनी को कौन टाल सकता है। समय ने करवट ली और घर में भी शादी की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। आखिरकार पापा ने लखनऊ में ही सरकारी अधिकारी विवेक से उसकी शादी तय कर दी और उससे कहा कि वह जो चाहे उसे मिलकर अपनी पसंद बता दे। बेचारी बुरी फंसी। आखिरकार उसे हाँ करनी पड़ी और शादी की तारीख तय हो गई। मिलने मिलाने के सिलसिले के बाद जब शादी का दिन नजदीक आया तो 1 महीने की छुट्टी लेकर वह अपने घर आ गई और शादी की तैयारियों में लग गई। घर में खुशी का माहौल था। घर की पहली शादी जो थी, भाई रोहन और बहन बबली तो हमेशा दौड़ते भागते व्यस्त नजर आते थे। एक दिन तारा के मोबाइल पर विवेक का फोन आया। फोन उठाते ही विवेक की आवाज आई, जल्दी से तैयार हो जाओ तारा, तुम्हारे लिए साड़ियां और गहने खरीदने बाजार चलना है। तारा को एक झटका सा लगा, क्योंकि एक तो विवेक ने शादी तय होने के बाद से ही एक भी बार फोन नहीं किया और आज पहली बार फोन भी किया, वह भी ऐसे जैसे उसकी होने वाली पत्नी नहीं बल्कि आया हो और कपड़े व गहने खरीद कर वह उस पर कोई उपकार कर रहा हो। उसे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु उसने कुछ कहने के बजाय बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, तुम तैयार होकर सहारागंज पहुंचो, मैं 1 घंटे में तुम्हें वहीं मिलूंगा। यह कहकर विवेक ने फोन काट दिया। जिस रूखेपन से विवेक ने फोन पर उससे बात की थी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह कुछ कहने के बजाय जल्दी से तैयार हुई और ऑटो पकड़कर सहारागंज पहुंच गई। विवेक उसे वहीं मिल गया। अकेले में पहली मुलाकात, न कोई औपचारिकता न ही कोई प्यार भरी बात। विवेक ने यह भी नहीं कहा कि चलो पिज्जा हट में चलकर पिज्जा खाते हैं या थोड़ा घूमते हैं। बस उसने कहा कि चलो, और दोनों हजरतगंज में खरीदारी करने निकल गए। अपने दोस्तों से शादी के पूर्व मुलाकातों के कई रोमांटिक किस्से तारा ने सुन रखे थे, पर उसे विवेक के इस व्यवहार से झटका लगा। उसे विवेक से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। खरीदारी के दौरान भी विवेक तारा पर अपनी पसंद लाता रहा। उसने वही सामान खरीदा जो उसे पसंद था। तारा चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई, बस वह विवेक के साथ घूमती रही। खरीदारी के बाद बेरुखे मन से उसे ऑटो में बिठाकर चला गया।
न कोई औपचारिकता, न कोई प्यार की बात। तारा को लगा विवेक सचमुच रोमांटिक नहीं है और उसे उसकी पसंद नापसंद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। यह सोचते हुए उसके मन में विवेक के प्रति कड़वाहट भर गई। उसने सोचा कि जब विवेक ऐसा है तो उसके परिवार वाले कैसे होंगे और वह उनके साथ कैसे रह पाएगी। पर अब कर भी क्या सकती थी, शादी बिल्कुल करीब थी और वह घर में कोई हंगामा खड़ा करना नहीं चाहती थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया और उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। मम्मी पापा ने बड़े अरमान से अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी ताकि वर पक्ष कोई शिकायत न कर सके। विदाई के वक्त सारा परिवार गाड़ी की आंखों से ओझल होने तक खूब रोया और वह भरे मन से ससुराल पहुंच गई। उसकी सोच के विपरीत ससुराल वालों ने पलके बिछाकर उसका स्वागत किया और फिर शुरू हुई शादी के बाद की रस्म। शादी से पहले विवेक से मुलाकात ऐसी कड़वी यादें छोड़ गई थी जिससे पार पाना तारा के लिए मुश्किल हो रहा था। वह दिन भर यही सोचती रही कि पहली मुलाकात से जो प्यार की मिठास घुलनी चाहिए उसने कड़वाहट का रूप ले लिया और करीब आने के बजाय दिलों की दूरियां बढ़ गईं। बार बार उसके दिल में यही ख्याल आ रहा था कि जो व्यक्ति उसके आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रख सकता उसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी। इसी बीच सारी रस्म पूरी होते होते काफी रात हो गई और सभी रिश्तेदार चले गए। अब विवेक की भाभी ने तारा को छेड़ते हुए सुहागरात के लिए उसे कमरे में पहुंचा दिया और अपने कमरे में चली गई। अंदर ही अंदर बेचैन तारा इस उधेड़बुन में थी कि आखिर वह ऐसे शख्स जिसके मन में उसके प्रति जरा भी प्यार नहीं है कैसे उसे अपना सर्वस्व सौंप दे। हिंदू परंपरा में शादी के बाद उसके शरीर पर तो अब विवेक का हक था और वह उसे कैसे रोक सकती है। यह सोचते ही उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। इधर विवेक के कुछ दोस्त उसे घेर कर पहली रात को ही चिड़िया मार लेने की हिदायतें और नुस्खे बता रहे थे। आखिरकार देर रात को विवेक के दोस्तों ने उसे उसके कमरे में धकेल दिया और अपने अपने घर चले गए। विवेक के चेहरे पर तीव्र उत्तेजनाओं का ज्वार स्पष्ट नजर आ रहा था। मन तेजी से कमरे की ओर जाने को बेताब था, किंतु शर्म, संकोच, संयम, पारिवारिक मूल्यों की जंजीरों ने उसे ऐसे पांव जकड़ रखे थे। धीरे धीरे सकुचाते हुए विवेक ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। तारा बिस्तर पर सिमटी सी सकुचाई सी बैठी थी, पर उसने मन ही मन में एक दृढ़ फैसला कर लिया था। विवेक ने सबसे पहले तारा का घूंघट उठाया और उसका सुंदर चेहरा देखकर बोला, तारा, आज सचमुच तुम बिल्कुल चांद जैसी लग रही हो। आगे से मैं तुम्हें तारा नहीं चंदा कहूंगा और तुम्हें संसार की सारी खुशियां देने का प्रयास करूंगा। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, बोलो दोगी ना मेरा साथ। विवेक के प्रति मन में कड़वाहट लिए तारा को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। विवेक ढेर सारी बातें करता रहा पर तारा यह सोचने में लगी रही कि आखिर वह विवेक से पीछा कैसे छुड़ाए। अचानक विवेक को शरारत सूझी और उसने दोस्तों की सलाह के अनुसार अपना हाथ तारा के कंधे पर रखा और फिर कंधे से नीचे सरकाना शुरू कर दिया। जैसे ही विवेक का हाथ नीचे आया, तारा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुको विवेक। यह सुनते ही विवेक को जैसे सांप सूंघ गया। उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि सुहागरात के दिन उसे ऐसा सुनना पड़ेगा, परंतु धीरज से काम लेते हुए उसने पूछा, क्या बात है चंदा। इतना सुनते ही तारा शुरू हो गई, विवेक, शायद इसके लिए सही समय नहीं है क्योंकि हम अभी एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं और ऐसे में मैं अपने आप को तुम्हें सौंप नहीं सकती। आज मैंने एक फैसला लिया है कि हम 1 वर्ष तक जिस्मानी संबंध नहीं बनाएंगे। इस 1 वर्ष के दौरान मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को समझने की कोशिश करूंगी और पूरे समर्पण के साथ तुम्हारे हर सुख दुख की साथी बनूंगी और तुम भी मेरे परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने का प्रयास करोगे। 1 साल बाद यदि हमारा विश्वास अटूट रहा फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, वरना शायद हमारे रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में मैं अपना सर्वस्व तुम्हें सौंपकर पछतावे में नहीं रहना चाहती। जैसे कोई बदले की भावना से प्रेरित होकर बंदूक की सारी गोलियां दाग देता है और फिर एक लंबी सांस लेता है, कुछ ऐसे ही तारा एक ही सांस में सब कुछ विवेक को कह गई। तारा की बातें सुनकर विवेक को काटो तो खून नहीं। उसकी हालत ऐसी हो गई थी, उसे कुछ कहते नहीं बनता था, नहीं सुनते। उसने हाथ ऐसे हटाया मानो बिजली का झटका लग गया हो। उस समय उसने कुछ न बोलना ही बेहतर समझा और चुपचाप तकिया उठाकर सोफे पर सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो विवेक की भाभी उन दोनों को छेड़ने लगी, पर दोनों ने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि उनके बीच ऐसा कुछ हुआ है। तारा इन सब बातों को भूलते हुए घर के काम में लग गई और धीरे धीरे वह परिवार के सारे सदस्यों से घुल मिल गई और उस घर को अपना बना लिया। परंतु विवेक के प्रति उसके मन में कड़वाहट वैसी ही बनी रही। दिन में तो सब कुछ ठीक चलता, परंतु रात में सिर्फ उनके बिस्तरों के बीच बल्कि उनके दिलों के बीच भी दूरियां साफ नजर आती। विवेक ने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी, इसलिए वह दिन भर घर में ही रहता और बच्चों के साथ खेलता रहता। खेल की आड़ में ही वह कभी कभी तारा के शरीर से छेड़खानी कर देता। हालांकि विवेक के छूते ही उसके शरीर में करंट दौड़ जाता, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। इसी बीच तारा कई बार अपने मायके भी गई और विवेक को भी साथ ले गई। विवेक उसे वहां छोड़कर आता, पर वहां ज्यादा देर रुकता नहीं था। वह रोहन और बबली से भी ज्यादा बातें नहीं करता था, बस गंभीर बना रहता था। यहाँ तक कि मम्मी पापा के साथ भी औपचारिकता ही बनी रहती।
एक दो दिन रहने के बाद विवेक आकर उसे वापस ले जाता। विवेक का यह व्यवहार भी तारा को पसंद नहीं आया और उसके मन में विवेक के प्रति कड़वाहट और ज्यादा बढ़ती चली गई। इसी बीच छुट्टियां बीत जाने के बाद तारा ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सभी सहकर्मियों ने उसे बधाई दी, पर तारा उन्हें क्या कहती। बस मन से उसने ऑफिस का काम शुरू कर दिया। दिन तो ऑफिस में बीत जाता, पर रात आते ही तारा के मन में कई तरह के द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाते। कहीं उसने शादी करके कोई गलती तो नहीं की? क्या उसे अब इस रिश्ते से मुक्ति लेनी चाहिए? जिस रिश्ते में उसके पति या उसमें उस परिवार का कोई झुकाव ना हो, वह अपने आप से लड़ती रहती। पर वह अपना गम सुनाए तो किसे? जब उसके दोस्त उसकी सौगात के बारे में तरह तरह की बातें पूछते और उसे छेड़ते, तारा बनावटी कहानियां सुनाकर सबको शांत कर देती। इस दौरान अक्सर विवेक से फोन पर बातें भी होती, पर रिश्तों की कड़वाहट इन बातों में साफ नजर आती। इस बीच वह कई बार लखनऊ भी आई और अपने घर जाने के बजाय सीधे ससुराल गई, और ससुराल वालों को कभी इसका एहसास नहीं होने दिया कि उसके और विवेक के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वह पूरे समर्पण के साथ अपने सास ससुर की सेवा करती, बच्चों के साथ खेलती। घर के लोग उसके व्यवहार से काफी खुश थे, पर रात को विवेक के कमरे में आते ही कमरे में शांति छा जाती। विवेक ने कभी उससे छूने या बिस्तर पर साथ सोने के लिए जबरदस्ती नहीं की। तारा हमेशा यही सोचती रहती कि जिस तरह से उसने विवेक के परिवार को अपना लिया है, उसी तरह से विवेक भी उसके परिवार को अपना ले और उनके हर सुख दुख में शामिल हो। यही सोचकर उसने विवेक की पसंद नापसंद का पता लगाकर उसके अनुरूप खुद को ढालना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि विवेक को डांस व म्यूजिक बहुत पसंद है, तो उसने ऑफिस के बाद एक डांस एवं म्यूजिक की क्लास ज्वाइन कर ली, ताकि वह किसी मौके पर उसे सरप्राइज दे सके। और जल्दी वह मौका आ गया। विवेक के चाचा के लड़के की शादी में वह गई। उसने बच्चों के साथ मिलकर खूब डांस व मस्ती की। विवेक का जन्मदिन भी करीब आ रहा था और तारा उसके लिए एक और सरप्राइज की योजना बना चुकी थी, ताकि वह विवेक को सरप्राइज दे सके। अपनी योजना के अनुसार जन्मदिन के दिन उसने पहले से ही घर के सारे सदस्यों को लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में भेज दिया। विवेक यही सोच रहा था कि तारा ने आज उसे जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। हर साल घर में सभी को उसका जन्मदिन याद रहता है, पर आज सब बिना बताए अचानक चले गए। तभी तारा ने विवेक से कहा, विवेक, मेरी सहेली प्रेरणा ने मुझे बुलाया है, क्या तुम मुझे उसके घर पर छोड़ दोगे? क्यों नहीं, चलो। बिना कुछ पूछे विवेक तारा को बाइक पर बैठाकर चल दिया। रेस्टोरेंट आते ही तारा ने विवेक से कहा, चलो कॉफी पीते हैं, यहाँ की कॉफी बड़ी टेस्टी होती है। विवेक और तारा कॉफी का ऑर्डर देकर इंतजार कर रहे थे। तभी पीछे से सारे बच्चों ने शोर मचाते हुए विवेक को घेर लिया और जोर से चिल्लाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू विवेक चाचा। अब विवेक को समझ आया कि इस तूफान के पूर्व शांति का कारण यह था। अब तक सारा परिवार इकट्ठा हो चुका था, सबने खूब एंजॉय किया। विवेक काफी खुश था। इस घटना से उसके मन में तारा के प्रति प्रेम और बढ़ गया, पर वह यह सोचने लगा कि वह तारा को खुश कैसे करे। इस तरह शादी के 6 महीने बीत गए, पर तारा अब तक उसके करीब नहीं आई। तारा का जन्मदिन करीब था। विवेक ने सोचा वह तारा के जन्मदिन पर कानपुर जाकर उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएगा। यही सोचकर वह जन्मदिन के दिन तारा के घर पहुंच गया और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बोला, आज छुट्टी ले लो तारा, हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। जवाब में तारा ने कहा, नहीं विवेक, ऑफिस में काफी काम है और मैं पहले से बताकर भी नहीं आई हूँ, इसलिए ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। पर मैं कोशिश करूंगी कि दोपहर तक सारा काम निपटाकर आधे दिन की छुट्टी ले लूं। अचानक विवेक के कानपुर आ जाने से तारा अचंभित थी और ऑफिस में यही सोचती रही, कहीं विवेक की कोई चाल तो नहीं, क्योंकि वह यहाँ अकेले रहती है, इसलिए शायद वह इसका फायदा उठाना चाहता हो। फिर भी उसने अपने वादे के अनुसार दोपहर को छुट्टी लेकर घर आ गई और तैयार होकर विवेक के साथ निकल गई। विवेक ने दिन भर घूमने व शाम को डिनर करने के बाद लखनऊ लौटने के बारे में कहा, तो तारा ने फौरन हाँ कर दी और खुश होते हुए मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ, आज तो मैं बच गई। थोड़े ही दिन में सर्दियां शुरू हो गई। रात को स्कूटी चलाने के कारण तारा को ठंड लगने से वायरल फीवर हो गया। जब उसने विवेक को इस बारे में बताया तो वह फौरन कानपुर पहुंच गया। तारा को बड़े प्यार से घर ले आया और तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। उसके चेहरे की घबराहट तारा साफ साफ पढ़ सकती थी। उसे यह एहसास हुआ कि विवेक को उसकी चिंता है। उसने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली और दिन भर तारा के पास ही बैठा रहता और रात को जब सब चले जाते तो वह जाकर सोफे पर सो जाता। विवेक की प्यार भरी देखभाल से तारा जल्दी ठीक हो गई और कानपुर जाने के लिए तैयार हो गई। तो विवेक ने कहा, अभी नहीं, तुम काफी कमजोर हो गई हो, इसलिए थोड़े दिन आराम कर लो, फिर चली जाना। इस प्यार भरे अनुरोध को वह टाल नहीं सकी। अगले ही दिन विवेक उसे मम्मी पापा से मिलाने ले गया। इस दौरान तारा ने महसूस किया कि विवेक बबली और रोहन के साथ काफी घुल मिल गया है और उनके साथ काफी हंसी मजाक कर रहा है। दूसरी ओर इस बार मम्मी पापा के साथ भी उसका व्यवहार प्रेम भरा था। तारा विवेक के चेहरे पर यह परिवर्तन साफ देख रही थी, परंतु उसने सोचा अभी तो सिर्फ 6 माह ही बीते हैं, अभी तो वह पूरे 6 माह और विवेक को परखेगी, तब उसे सच्चे मन से अपनाएगी। 2 दिन वहां रुकने के बाद विवेक तारा को लेकर अपने घर लौट आया। कड़ाके की सर्दी में बाइक चलाने के कारण विवेक को सर्दी लग गई, पर उसने तारा को कुछ नहीं बताया और सोफे पर सोने चला गया। तारा विवेक में आए परिवर्तन को लेकर काफी खुश थी और सुनहरे दिनों के सपने बुनते हुए पता नहीं कब उसकी आंख लग गई।
रात को जोर जोर से कराहने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि विवेक ठंड से कपकपाते हुए सिकुड़कर सोफे पर सोया है। यह देखकर वह घबराकर उठी और विवेक के पास जाकर उसे रजाई उड़ाकर बिस्तर पर लाने लगी। तो विवेक ने कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। तारा ने जबरदस्ती विवेक को बिस्तर पर लाकर लिटा दिया और तेजी से उसके पैर सहलाने लगी। पैर सहलाने से भी जब उसके शरीर की कंपन कम नहीं हुई तो वह बिना सोचे समझे विवेक के सीने से लिपट गई और उसे जोर से जकड़ लिया। अचानक मिली नारी देह की गर्मी से विवेक के शरीर की कंपन ठीक हो गई। आराम मिलते ही उसने तारा से अलग होने के लिए उसकी पकड़ ढीली करने को कहा तो तारा ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए जोर से जकड़ लिया और बोली, बस विवेक, तुम्हारे धीरज का इम्तिहान अब खत्म हुआ, ऐसे ही पड़े रहो बस। अब तक विवेक को आराम मिल चुका था। वह भावुक होते हुए बोला, तारा, बचपन से ही मैं संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे कभी लड़कियों से बातें या दोस्ती करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं कभी समझ नहीं पाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। यही कारण है कि मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के सदस्यों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाया। परंतु जब तुमने मेरे परिवार को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखा तो मैंने सोचा, तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो तो मैं क्यों नहीं बदल सकता। यही सोचकर मैंने अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर दिया। विवेक के स्वर में एक पश्चाताप मिश्रित दुख का भाव था जिसे तारा ने बखूबी पढ़ लिया। फिर वह तारा की आंखों में झांकते हुए बोला, तारा, अभी कम से कम 6 महीने और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। उसकी बातें सुनकर तारा अपनी आंखों में शरारत लिए विवेक के गालों को चूमते हुए बोली, तारा नहीं, चंदा। तभी तो आपकी चंदा कह रही है कि आपने अपना इम्तिहान वक्त से पहले पूरा कर लिया और आप इनाम के हकदार बन गए हैं। सच कहूं विवेक, तारा ने सकुचाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे शादी के पहले की इग्नोरेंस की अपेक्षा बाद की दूरी बहुत खली। पिछले 6 महीने में हर रात मैंने भी एक परीक्षा दी है। हर रात एक ही प्रश्न ने मेरी नींद उड़ा दी। कौन सा प्रश्न चंदा? विवेक के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। तारा ने कहा, यही कि मैंने जो अनोखी शर्त रखी, क्या वह सही है या गलत। यह कहकर विवेक की चंदा विवेक से लिपट गई और उस अनोखी शर्त एक अनोखे आनंद में बदल गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं एक और अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।